Hello friends, this is Uma Sharma. Welcome to Learning Brains. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट यू कैन सी चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट्स। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। हमेशा बाइलिंगुअल हम लेके चलते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहे। वो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको सुन के वो नोट्स बना सकते हैं। लाइक शेयर आई थिंक आप कर ही रहे होंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जैसा कि ये जो उसका चैप्टर का नाम है उससे ही हम समझ रहे हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की जो जर्नी है वो हम इसमें करने वाले हैं। पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और सब कुछ इसमें हम जानेंगे। लोग कहाँ रहते थे, पहले कहाँ रहते थे, कहाँ पे पहले सबसे पहले कल्टीवेशन कहाँ शुरू किया, ग्रेन्स ग्रो करना, वो सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे इस मैप में, जिसमें कि आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये मेहरगढ़, बुरझौम, भीमबेटका, ये कुछ 5-6 जो साइट्स हैं वो इसमें काफ़ी बार मेंशन की गई है। थोड़ा सा इनका हम ध्यान रखें। ये अब पाकिस्तान में चला गया है, ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आ गया, ये मिडिल इंडिया में, आप मिड इंडिया में देख सकते हैं। सो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो पीपल है वो हंटर थे और थोड़ा बहुत गैदरिंग का मतलब एक जगह ग्रुप में थोड़ा बहुत रहने लगे थे। अब वो क्या करते थे, एनिमल्स हंट करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिश पकड़ना शुरू किया। फिश, बर्ड्स, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, जो उन्हें लगता था कि ये खाने की चीज़ें हैं वो इकट्ठा करने लगे और उनको खाने लगे। और फिर धीरे धीरे उनको ज़रूरत महसूस हुई एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, तो वो मूव करने लगे। और वो उन्हें ज़रूरत क्यों लगी मूव करने की, क्या रीजन्स थे, व्हाट वर द रीजन्स बिहाइंड दैट मूविंग द पीपल। सो ये कुछ रीजंस जो है वो मेंशन है, उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या था, इन सर्च ऑफ फूड। अब वो ग्रो तो कुछ करते नहीं थे उस टाइम पे, ग्रो नहीं करते थे, तो एक जगह रहते थे। एक जगह रहते वहाँ का अगर खाना फिनिश हो गया, खत्म हो गया है, तो खाने की सर्च के लिए, खाना ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जैसे कि एनिमल भी करते हैं। सेकेंडली थिंग, एनिमल्स का जो मूवमेंट था उनको फॉलो करने के लिए, एनिमल्स को हंट करके एनिमल ही खाते थे, तो उनको फॉलो करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। अब एनिमल क्यों दूसरी जगह जाते थे, एनिमल्स का भी यही हिसाब है। उनको भी एक जगह उनका खाना खत्म हो गया, उनको जरूरत लगी कि दूसरी जगह जाना चाहिए, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे और उनको फॉलो करते करते वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के लोग हैं, वो भी मूव करते थे। थर्ड रीजन, दैट सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट्स है, फ्रूट्स है, वो लेने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए ग्रो एक जगह पे करते थे। और हर जगह की अलग अलग अपनी स्पेशलिटी होती है। एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, पर्टिकुलर जो भी फ्रूट जो है पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, तो उसके लिए सीजन टू सीजन वो मूव करते थे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वाटर। वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, एंड पीपल ऑल्सो। तो कुछ लेक्स और रिवर्स जो होती है वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल, यू कैन सी दैट पेरेनियल वो रिवर्स होती है जो थ्रू आउट द ईयर बहती है, गर्मी सर्दी बारिश हमेशा वो उसमें पानी रहेगा। लेकिन कई सीजनल होती है, जो कि कई विंटर्स में, समर्स में, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग रिवर्स होती हैं, नदी और लेक वगैरह। तो अगर उनमें पानी नहीं रहे और वहाँ की उसके बैंक पे, उसके किनारे पे जो लोग रहते हैं, वो इन द सर्च ऑफ वाटर वो वहाँ से मूव कर जाते थे। तो ये कुछ रीजंस हैं कि लोग मूव क्यों करते थे। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में लेके चलेंगे कि इनके क्या रीजन थे इनके पीछे कि वो मूव करते थे। तो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, अब इनके बारे में हम कैसे जानते हैं। जाहिर सी बात है, आर्कोलॉजिस्ट जो है, जो भी हमें खुदाई में कुछ अवशेष मिलते हैं, तो उनसे ही हम थोड़ा थोड़ा पता लगाते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक एज है। प्री हिस्टोरिक एज किसे कहेंगे, जिसमें
हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। तो जो वहाँ की जो चीज़ें मिलती है उसी से थोड़ा आर्कोलॉजिस्ट जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं या सोचते हैं कि ऐसा शायद उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, उसी से हम जानते हैं। अब यू हैव फाउंड सम टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, उनको कुछ टूल्स मिले पत्थर के, बोन से बने हुए, वुड से बने हुए, तो उनसे पता थोड़ा बहुत वो पता लगा पाए हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के स्टोन है। ये स्टोन ये काम में लिया जा रहा है डिगिंग के, खोदने के, और ये इससे कुछ लेदर कुछ स्टिच कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा शार्प है जिसे वो स्टिच कर पा रहे हैं, और ये डिगिंग के काम में लेते थे, तो वो देख देख के थोड़ा बहुत पता लगाते थे। अब वो यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, अब स्टोन टूल्स का क्या यूज़ था? कट मीट एंड बोन्स और मीट को कट करने के लिए, शार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज को जैसे उनकी जो उसकी स्किन है ट्री की बार्क जो है वो लेने के लिए, या कुछ खोदने के लिए, उसके लिए एनिमल स्किन को छुड़ाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह को चॉप करने के लिए, रूट्स पेड़ की रूट्स निकालने के लिए, और कपड़े स्टिच करने के लिए। एज वी कैन सी दे कपड़े स्टिच करने के लिए भी वो इनका यूज़ करते थे। ये थे स्टोन टूल्स के यूजेस। नाउ चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, तो वो उन्होंने कौन कौन सी जगह है जो चूज की? ऑब्वियसली भी हम सब जानते हैं कि नदी के किनारे वो रहते थे, जो कि पानी की आपूर्ति सही से हो सके। तो ये कुछ जगह ही ये कुछ जगह थी, जैसे ये है भीमबेटका है, हुंगसी है, कर्नूल केव्स है। ये कुछ साइट्स थी जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं उनके कि यहाँ पे लोग शायद हंटर गैदर्स वहाँ पे रहते थे। मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, वो मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ पे पानी मिलेगा वहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे। अब भीमबेटका से कर्नूल केव्स ये कहाँ पर है आप इसमें देख सकते हैं। ये आ गया भीमबेटका। और केव्स, कर्नल केव्स, ये सब हम इसमें मैप में दी हुई है। तो यहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जो स्टोन टूल्स हैं ये सब कुछ मिले हैं, तो लोग यहाँ पे शायद रहते थे। भीमबेटका इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विच केव्स रॉक शेल्टर्स, और ये बहुत ही ओल्ड साइट है जहाँ पे लोग रहते थे। नेचुरल केव्स वहाँ पे बहुत सारी थी। तो केव्स में रहना क्यों पसंद करते थे? केव्स उन्हें गर्मी में हीट से बचाती थी, और सर्दी में उनको सर्दी से बचने के लिए उन्होंने केव्स को ही अपना घर बना रखा था। नर्मदा नदी है उसके किनारे पर, नर्मदा वैली में, नर्मदा नदी पानी मिलता रहे, वैली है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते थे। वो वहाँ केव्स में रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ने ही कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई। ज़्यादा वो डेवलप थे नहीं, तो उन्होंने ये बनाई है। क्या करते थे वो? ये पेंटिंग हमें क्या बता रही है? ये कुछ हिरन है तो उसका वो शिकार कर रहे हैं, ये पेंटिंग हमें बता रही है। रॉक शेल्टर में उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। जो बेस्ट एग्जाम्पल है रॉक पेंटिंग का वो मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे हमें कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। अब फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब थोड़े टाइम बाद में जो उन्होंने फायर का आविष्कार कर लिया था, जो कि उन्हें बहुत यूजफुल रहा उनके लिए। वहाँ पर केव है, उसके अंदर एश मिली, आर्कोलॉजिस्ट है जो उनको राख मिली है, तो जिससे हम वो जान सकते हैं कि उन्होंने शायद आग का आविष्कार उस टाइम तक कर लिया था। तो व्हाट वर आर द यूजेस ऑफ फायर? तो उसमें एज ए सोर्स ऑफ लाइट के लिए, उजाले के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। रोस्ट मीट रोस्ट करने के लिए। स्केर अवे एनिमल्स मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको उनसे बचने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। तो ये थोड़े तीन चार यूजेस हैं फायर के, ये काम में वो फायर को लेते थे। दैट्स ऑल। अब
आएंगे हम नेम्स एंड डेट्स पे। कौन कौन से टाइम को आर्कियोलॉजिस्ट ने किस किस में डिवाइड किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और अच्छे से ये पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज ये क्या है, कौन सा पीरियड कहाँ तक कैसे रहा, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब फर्स्ट एज है जो पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसको पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। अब इसका मीनिंग भी आप देख सकते हो। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन। तो पूरा पाषाण काल उसके नाम में ही है, पूरा पाषाण काल इसको कहते हैं, और ये ग्रीक वर्ड है। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर और 12,000 ईयर्स एगो जो है ये वाली एज हम इसको पीलियोलिथिक एज कहते हैं। और ये बहुत बड़ा हिस्सा हिस्ट्री का 90%, 99% हिस्सा जो है ये पीलियोलिथिक एज ले जाता है। सबसे बड़ा टाइम इसी ने लिया, सबसे लॉन्ग पीरियड जो है इसी एज का था। एंड नाउ फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चेंजेज आए। देन 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो, ये 2000 साल, 12,000 ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स वो था पीलियोलिथिक एज। नाउ 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो ये जाना जाता है मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन, मध्य पाषाण काल शायद इसको हिंदी में हम कहेंगे। नाउ stone tools found during this period and generally tiny or coiled microliths। तो ये स्टोल टूल जो स्टोल टूल्स है वो इस टाइम के पाए गए हैं, और वो छोटे थे, इसको मिक्रोलिथ भी कहते हैं। नाउ नियोलिथिक एज, तो 3 एजेस कौन सी हो गई, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज वो 10,000 ईयर्स के बाद का जो टाइम है उसको हम नियोलिथिक एज में ले लेते हैं। तो सबसे जो लॉन्ग पीरियड कौन सा रहा वो पीलियोलिथिक एज का जाना जाता है। तो ये भी सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एज जो है वो सबसे लंबा पीरियड उसका रहा, तो पैलियोलिथिक एज। द चेंजिंग एनवायरनमेंट, धीरे धीरे अब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ जिससे सारी सब परिस्थितियां भी बदल गई। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. In many areas this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer at एंटेलोप, ये कुछ एनिमल्स हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो बहुत सी जगह पे क्या आफ्टर 12,000 ईयर से वो तो बहुत सी जगह पर ग्रासलैंड्स बन गए। तो जो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे आए, जैसे शीप देख सकते हो आप, गोट है, डीर है, ये सब एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करने लगे। फिर और ये जो ग्रास खाने वाले एनिमल हैं उनको फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उनको पालना शुरू किया और उन्होंने फिशिंग शुरू की। धीरे धीरे एनिमल्स को पालना शुरू किया और उन्होंने फिशिंग शुरू की। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब वो धीरे धीरे फार्मिंग पे और हर्डिंग पे जो कि ग्रोइंग है, पशुओं को पालना है, वो धीरे धीरे उन्होंने वो शुरू किया। अब तक तो वो हंट करके खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये ग्रोइंग फूड मतलब कल्टीवेशन शुरू किया है, तो फिर उन्हें एक जगह रहना भी पड़ेगा जब तक फसल नहीं उगती है, जब तक फसल को काट नहीं लेते हैं। एक जगह रुकने लगे, वो ग्रुप्स में रहने लगे, वो पशुओं को पालने लगे। ऑल दीज थिंग्स दैट हैपेंड एट दैट टाइम। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grow naturally in different parts. Different कई जगहों पे नेचुरली ये सब चीज़ें उगने लगी सब कॉन्टिनेंट्स में। ये पूरा हम सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब सब लोगों ने जाना कि ये भी खाने की चीज़ है, और हम भी इनके जो सीड्स हैं वो इकट्ठे करके हम इन्हें दोबारा उगा सकते हैं। धीरे धीरे उनके माइंड में ये आया तो वो खुद भी उनको ग्रो करने लगे। इस तरह से उस टाइम के लोग जो है वो फार्मर्स धीरे धीरे
Step by step, slowly they became farmers. Okay. The first animal to tame was the wild ancestor of the dog. जो सबसे पहला एनिमल है, पहले तो सब वाइल्ड ही थे, जंगली थे, डॉग को ले लो, शीप को ले लो, सब लोग धीरे धीरे जब उनको पालने लगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स है और डोमेस्टिक एनिमल्स है उनके अंदर डिफरेंसेस आने लगे। तो सबसे पहले क्या पाला? डॉग। तो ये भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट पेट एनिमल, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन सा था? तो दैट वाज डॉग, वी कैन से। अब डॉग को ही उन्होंने क्यों पाला? तो उसके लिए ये भी जान सकते हैं कि क्योंकि डॉग जो है उनकी फसल की रक्षा कर लेता था, और जो भी अदर एनिमल्स वो पालते थे, केटल्स, मीट के लिए, मिल्क के लिए, तो उनकी भी वो रक्षा कर लेता था अदर एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन यही है। क्या है डोमेस्टिकेशन? जिसमें लोगों ने शुरू किया प्लांट्स ग्रो करना और एनिमल्स को देख रेख करना, एनिमल्स को पालना। रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के हिसाब से वो सेलेक्ट करते थे, जो भी एनिमल है उनको ब्रीडिंग के हिसाब से वो सेलेक्ट करते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम, और ये मैं बता ही चुकी हूँ कि जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है वो डिफरेंट, उनमें धीरे स्लोली उनमें डिफरेंसेस देखने को हमें मिले वाइल्ड एनिमल से। जैसे कि हम आज भी देख सकते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं और जो कुत्ते हम पालते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अलग होते हैं। क्योंकि वाइल्ड जो डॉग्स हैं उनको जंगल में सरवाइव करना होता है, वो उसके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। पेट एनिमल्स उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो उनके वो वैसे उनके जैसे नहीं होते हैं। डोमेस्टिकेशन बिगन अबाउट 2000 ईयर्स एगो। वी शुड, हमें ये भी दिमाग में रखना है कि डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ? 12,000 ईयर्स एगो। ओके, कौन सी एज आ गई है? मीसोलिथिक बिगिनिंग, पेलियोलिथिक खत्म हो रही थी और पूरा पाषाण काल का खत्म होना मान लो आप, और ये जो मध्य पाषाण काल है उसकी स्टार्टिंग मान लो, तब उन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। डोमेस्टिकेशन में आप प्लांट्स ग्रो करना और एनिमल्स वगैरह उनको ले सकते हैं हम। Virtually all the plants and animals produce that we use of food today is a result of domestication। जो आज भी हम यूज कर रहे हैं वो ही डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। सबसे पहले, वो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले क्या ग्रो करना शुरू किया? व्हीट एंड बार्ले। और कहाँ पे किया? राइस सबसे पहले कहाँ किया? वो हम फर्स्ट चैप्टर में, आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन है। शीप एंड गोट, और फिर डॉग के बाद में उन्होंने क्या पालना शुरू किया? शीप पालनी शुरू की दूध के लिए, वूल के लिए, और गोट ऑल्सो। ए न्यू वे ऑफ लाइफ। यस, हम ये कई बिल्कुल कह सकते हैं कि वो हंटर से उन्होंने डोमेस्टिकेशन, पहले ओनली वो एनिमल्स को ही खाते थे, अब उन्होंने डोमेस्टिकेशन, उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया, तो ए न्यू वे ऑफ लाइफ वी कैन सी दिस थिंग। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट टाइम टू ग्रो। तो अब हम कुछ भी उगा रहे हैं, सीड्स उगा रहे हैं, कुछ भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसको टाइम लगेगा। तो लोग एक जगह पे स्थिर होके थोड़े दिनों के लिए, महीने के लिए रहने लगे, वहाँ पे उन्होंने घर बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उनके कल्चर कस्टम्स डेवलप हुए, वो घर बना के रहने लगे, उनका एक परिवार बनने लगा। ये चेंजेज हमें उस टाइम पे 12,000 ईयर्स अगो से धीरे धीरे ये सब चेंजेज हमें देखने को मिले। अब जो है उन्होंने जो ग्रेन्स ग्रो की है उसको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए वो उसको स्टोर भी करेंगे। स्टोर करने के लिए वो क्ले पॉट्स बनाने लगे, वो बास्केट्स बनाने लगे, और जमीन में गड्ढा खोद के वो उनको सेफ रखने की कोशिश करते थे। ये कुछ चेंजेस उस टाइम पे हमें देखने को मिले। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स हमें कहाँ मिलते हैं, कौन कौन सी जगह पे? बोर्जहोम, महरगढ़, ये सब आप उस मैप में देख सकते हो। ये
जम्मू एंड कश्मीर में आ गया, ये पाकिस्तान में चला गया, ये सब हम उस वो जो मैप मैंने दिखाया था आपको, ये सब वहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हमें कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के, हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, we can say that. Most important ones are in the northwest present day कश्मीर एंड ईस्ट साउथ इंडिया। तो मोस्टली कहाँ पर ज़्यादा अवशेष मिले हैं, तो वो कश्मीर मीन्स दिस इज बोरझोम, एंड ईस्ट साउथ में, ईस्ट साउथ किधर आ गया, ये ईस्ट साउथ इधर की तरफ मैप में आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी साइट्स होंगी। तो टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब वो धीरे धीरे एक जगह पे सेटल होने लगे, डोमेस्टिकेशन के कारण या और कुछ भी, बहुत सारे रीजन्स होंगे उसके पीछे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, अब वो एक जगह रहेंगे तो अपने उन्होंने घर भी बनाना शुरू किए, तो कुछ साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट है उनको क्या क्या मिली है, हट्स मिले हैं और हाउसेज मिले हैं। फॉर इंस्टेंट बुर्ज होम, ये बुर्ज होम का ज़्यादा ही इसमें ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन टूल्स हैं या बोन टूल्स हैं या और भी कई चीज़ें यहाँ पर मिली है। पीपल बोल्ड पिट हाउसेज लोगों ने बनाना शुरू किए, छोटे हाउसेज, विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। और पिट हाउस हम किसे कहेंगे कि अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर घर बनाए जाते थे वो लोग बनाने लगे और उनको उनमें नीचे जाने के लिए उन्होंने स्टेप्स भी बना दिए उनके अंदर जाने के लिए। दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, सर्दी से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हार्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हार्स, जो कुकिंग हार्स जो है वो भी उस टाइम पे इन जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो ये सब कुछ क्लूज मिले, उसी के अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं कि लोग उस टाइम पे क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, इन्होंने कैसे धीरे धीरे हाउसेज बनाने शुरू किए। ऑल दीज थिंग्स वी नो अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये कुछ ये पत्थर स्टोन आप देख सकते हो अलग अलग तरह के। हाँ, एक ये भी है कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, एक ये भी कारण था कि वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन ढूंढने के लिए, स्टोन से जिससे वो अच्छे टूल्स बना सके, जो भी उनके स्टोन काम में आते थे वो उन काम में लेने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढने के लिए भी वो एक से दूसरी जगह पे जाते थे। अब ये कुछ साइट्स है, ये मैप है, मैप शोइंग इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ जहाँ पे लोग रहते थे और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे ये बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, ये है हेलोर है, यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस जो है यहाँ पे रहते थे। तो ये आप इस मैप के थ्रू आप जान सकते हो। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. अब कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग टूल्स मिले हैं। पेलियोलिथिक एज है, उसमें लोग कम समझदार थे तो वो अलग तरह के टूल्स बनाते थे पत्थर से। नियोलिथिक एज में उन्होंने थोड़े चेंजेस किए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसको नियोलिथिक एज भी हम कहेंगे कि कुछ डिफरेंसेस इसमें देखने को मिले थे। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोर्ट्स बनाना, वो ग्रेन्स इकट्ठा करने के लिए, अपने कुछ यूज के लिए उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने सब कुछ ही बनाना फिर शुरू किया। दीज वर समटाइम्स डेकोरेशन में वो काम में लेते थे, घर भी बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। कुकिंग के लिए अब वो पोर्ट यूज करने लगे क्योंकि फायर का आविष्कार वो पहले ही कर चुके थे फायर को, तो कुकिंग के लिए, राइस वगैरह स्टोर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो ऐसे मिट्टी के पॉट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। नाउ दिस इज द लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो ये एक मेहरगढ़ जो थी ये फर्टाइल प्लेन था, यहाँ पे बहुत से लोग रहते थे। फर्टाइल प्लेन जिसे कहेंगे, उपजाऊ भूमि थी, तो वो फसल उगाने के लिए बहुत
सही जगह थी, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते थे। उस एंशियंट लोग जो एंशियंट पीपल जो है वहाँ पे काफ़ी एविडेंस वगैरह मिले हैं खुदाई के अंदर, तो मतलब ये हम उससे जान सकते हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये उनका स्ट्रक्चर था, कैसे उन्होंने घर बना रखे थे। ये आप 1 2 3 4 आई थिंक ये उन्होंने रूम्स बना रखे हैं। तो ऐसे ये ओल्डेस्ट घर हम इनको कह सकते हैं। पीपल लर्न ग्रू बैरली एंड वीट एंड रेड शीप, वो ये पहले हम इनके सबके बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने वीट ये गेहूं वगैरह, गेहूं जो उगाना शुरू किया और डोमेस्टिकेशन शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे विलेजेस में रहने लगे। जैसे जैसे इंसान की आवश्यकता बढ़ती है तो वो वैसे ही इन्वेंशन तो नए नए करता ही है। तो ये मेहरगढ़ की एक जगह है जहाँ पे मिली है, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है ये मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ का ये हाउस है जो आर्कोलॉजिस्ट को मिला है, वो उसी काल का माना जाता है। अब उस टाइम पे जो लोग हैं, कोई कोई भी अगर मर जाता था अगर कोई, तो उसके साथ ये उनका मानना था कि मृत्यु के बाद में भी एक लाइफ होती है। तो उसके साथ कुछ जो जरूरत की चीजें हैं वो भी उसके साथ रखते थे। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं ये इंसान का स्केलेटन है और उसके साथ ये कुछ जानवर, बकरी वगैरह या कुछ खाने पीने की चीजें वो रखते थे। उनका ये मानना था कि आफ्टर डेथ भी वहाँ पे एक लाइफ होती है, तो वो ये सब चीजें उनके वहां पर काम आएगी। तो उनके साथ ये खुदाई में हमें मिले हैं, एक ही जगह पे ये सब चीजें मिली है। तो उससे हम जानते हैं या समझते हैं कि ये उन्होंने रखी होगी उनके साथ। जब वो मर गए तो उनको जब दफनाया गया जमीन में, तो ये सब चीजों को भी उनके साथ दफनाया गया। और ये हम इस फोटो से आप अच्छी तरह से देख रहे हो। अब केव्स में धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा पेंटिंग शुरू की। पहले तो आपने देखी पेंटिंग जो कि वो हिरण का शिकार कर रहा है, वो ही एक पेंटिंग थी। बाकी फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो अलग अलग तरह की उन्होंने पेंटिंग शुरू की। केव्स में ही ये सब पेंटिंग मिली है। फिर उनको कलर करना शुरू किया, और कलर्स के लिए वो क्या यूज में लेते थे, ये मिनरल्स है, इनसे वो कलर बनाते थे और उनको कलर करते थे ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। अब पेंटिंग है ये आप देख सकते हो कि अब क्या किस तरह की पेंटिंग है। कुछ रेंडिर है या कुछ बफेलो टाइप जो भी है। तो ये बिटवीन 20,000 ईयर्स एंड 10,000, 20 से 10,000 इसके जो बीच का टाइम है, तब की ये पेंटिंग बताई जा रही है। और तब वो कलर भी इनमें करने लगे थे। नियोलिथिक साइट, अब हमें नियोलिथिक साइट्स कहाँ पर देखने को मिलती है? नियोलिथिक साइट्स फेमस है कैटल वॉज फाउंड इन टर्की। टर्की के अंदर कुछ साइट्स हमें मिली है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लेन फ्रॉम सीरिया में है, रेड सी में, मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट। उन्होंने ये सब चीज़ें नियोलिथिक एज में यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं लोगों के रहने के। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। कुछ ये इम्पोर्टेंट डेट्स जो है जो हमें हमेशा याद रखनी है। हिस्ट्री जो है वो डेट्स के ही आगे पीछे घूमती है, वो हमें हिस्ट्री में हमेशा याद ही रखनी पड़ती है। सो द मीसोलिथिक पीरियड 12,000 टू 10,000। इससे पहले का जो काल था वो पैलियोलिथिक में जाएगा, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। और ये मीसोलिथिक और नियोलिथिक में जाएगा 10,000। और उसके बाद में बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, ये हम इसे पढ़ चुके हैं। 12,000 ईयर्स अगो उन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। डोमेस्टिकेशन में क्या आता है? पशुओं को पालना और प्लांट्स वगैरह ग्रो करना। और बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट मेहरगढ़ में वो कब रहने लगे? 8,000 ईयर्स अगो। ये सब याद रखने हैं। नियोलिथिक एज ये बताई चुकी हूँ मैं। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हाउ डू वी नो अबाउट अर्लीस्ट पीपल? अब अर्लीस्ट पीपल के बारे में हमें कैसे जानने को मिलता है? वो जो टूल्स हमें मिले हैं, और उन्होंने कैसे फायर इन्वेंट की, कैसे आग का आविष्कार किया, कि वहाँ पे कुछ राख हमें मिली है केव में,
तो उससे हमें जानने को मिलता है। रॉक पेंटिंग है, नेम्स एंड डेट्स हमने पढ़े, पीलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसके बारे में पढ़ा। चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उससे ग्रासलैंड्स बने, वो हमने पढ़ा। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए ये प्रॉफिटेबल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा चैप्टर 3। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।